हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बच्चे बैंक्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, उनके लिए गुड न्यूज़ है। 2026 के लिए आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी अपनी शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी को शुरू की करेंगे। देखिए वो तो सब आता ही रहता है। आप तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना देखो कवर करना आसान रहेगा, उतना इजीली आप उस दिन से करंट अफेयर्स कवर कर सकोगे। आपको कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाती है बाय एक्स मैनेजर्स जिन्होंने खुद बैंक के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। देन 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपको। सिलेबस का सारा कवरेज होगा आपका, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो कोर्स है ये आपके देखिए 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका जो है इसमें आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। प्रो वर्जन में ऑनलाइन तो सब अवेलेबल होगा, प्लस आपको फेज़ 2 की आरबीआई की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। आपके स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस है 4899, आफ्टर डिस्काउंट 55% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस पर। प्रो वर्जन का है 8499 और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, 60% डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी लीजिए और अभी अपने जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये कोर्स को लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए पहली पीआईबी न्यूज़ है, एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिप्लेसेस एनुअल केवाईसी रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और देखिए पहले एनुअली ना कोई भी कंपनी होती थी, उनके जो भी डायरेक्टर्स होते थे सबको केवाईसी सेम नो योर कस्टमर जो बैंक्स में होता है, सेम ही मतलब है केवाईसी का, तो उनको एनुअली करवानी होती थी। अब उन्होंने इसे रीप्लेस कर दिया है विद एब्रिज्ड केवाईसी रिक्वायरमेंट वंस इन 3 ईयर्स। तो एनुअल से अभी उनको 3 साल में एक बार करवानी है। तो जनवरी 1 को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी। और देखो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आपने देखा है कि फॉर्म्स इतने सिंप्लीफाइड हो रहे हैं, सब कुछ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हो रहा है। तो अब वो 1 in 3 ईयर्स करवा सकते हैं। और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे उन्होंने किया है, एक कमेटी फॉर्म हुई थी, हाई लेवल कमेटी ऑन नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा तो उनके ही रिकमेंडेशन पर उन्होंने ये किया है। हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत वो रूल 12A ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, इसको अमेंड किया जा रहा है। तो एनुअल से अब वो उन्हें 3 साल में, 3 यहाँ पे क्या है, 3 साल जो है 3 फाइनेंशियल ईयर्स, तो 3 कंजेकेटिव फाइनेंशियल ईयर्स में उन्हें एक बार केवाईसी करवाने की ज़रूरत है। ड्यू डेट क्या रहेगी इस केवाईसी की, ऑन और बिफोर जून 30 ऑफ द रेलिवेंट ईयर। उन्हें फॉर्म कौन सा इसमें फिल करना है, यूनिफाइड DIR-3 KYC वेब। पहले क्या होता था, और भी फॉर्म्स होते थे, अब उन्होंने सिर्फ एक यूनिफाइड फॉर्म निकाल दिया है। और सर्टिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड रहेगी, अगर सर्टिफिकेशन मतलब कि हर डायरेक्टर को ना देखो एक सर्टिफिकेट मिला होता है, तो सर्टिफिकेशन तब देनी उनको ज़रूरी है अगर कोई भी कॉन्टैक्ट में या किसी भी डायरेक्टर के एड्रेस में, कॉन्टैक्ट नंबर में चेंजेस आते हैं। अगर चेंजेस नहीं है तो आप सिर्फ फॉर्म भर दीजिए और उसमें आपको सिर्फ अंडरटेकिंग देनी है कि सब कुछ सेम है। अगर कुछ चेंज है तो आपको साथ में सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। चलिए सिग्निफिकेंट चेंजेस देख लेते हैं। जितने भी डायरेक्टर्स हैं जिनका केवाईसी कंप्लीटेड है, आज अगर हम लोग आज की डेट की बात करें जब ये नोटिफिकेशन निकली है जनवरी 1 को, तो ये उनको केवाईसी अगर उनका ऑलरेडी अपडेटेड है तो वो ऑटोमेटिकली वो इस कवर हो जाएंगे। और अगर उनको करवाना है तो जनवरी 1 से फिर उनका 3 साल देखा जाएगा। तो उनके लिए नेक्स्ट मैंडेटरी फाइलिंग अब कब होगी, जून 30, 2028 को। देन इसके साथ साथ अगर 3 साल में तो देखो करना ही है, लेकिन अगर कोई भी, जैसे हमने ऊपर भी देखा ना, उनके कॉन्टैक्ट नंबर में, उनके मोबाइल नंबर में, ईमेल में, रेजिडेंशियल एड्रेस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उन्हें वो 30 दिन के अंदर करना ही है रिपोर्ट। उसमें फिर ये नहीं देखना कि 3 साल हुए या नहीं, वो आपको जब भी हो रहा है, चाहे आपने आज केवाईसी करवाया, आपका कल चेंज हो रहा है, तो भी आपको 30 डेज़ के अंदर वो रिपोर्ट करना है।
और वेरिफिकेशन को भी सिंप्लीफाई कर दिया, डिजिटल सिग्नेचर और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन CACS किसी से भी हो सकती है। ये पहले चाहिए होती थी, लेकिन अब अगर आप रूटीन 3 ईयर फाइलिंग कर रहे हो जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन सेम हमने ऊपर देखा ना कि अगर कॉन्टैक्ट या एड्रेस में है तो उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी। देन डायरेक्टर्स जिनका DIN होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये ना हर कंपनी के डायरेक्टर को एक अपना नंबर मिला होता है, जैसे पैन होता है ना हम सबका, वैसे ही उनका एक ही DIN होता है। सो डायरेक्टर्स जिनका ये अभी इनएक्टिव है कि उन्होंने फाइलिंग नहीं की थी अपने KYC की प्रॉपरली, वो इसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के अंतर्गत। Next is Credit Guarantee Scheme for Exporter CGSE made operational through जन समर्थ पोर्टल with effect from 1st December 2025। तो अब ये जन समर्थ के थ्रू भी पिछले साल के आखिरी महीना जो दिसंबर था उससे इन्होंने उसको ऑपरेशनल कर दिया था जन समर्थ पोर्टल पर भी। तो ये एक पोर्टल है जन समर्थ, इसमें आम जनता में से हम में से कोई भी जाके आप लोन अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी उसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। देन हम लोग CGSE के बारे में जान लेते हैं, जो आपकी क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर एक्सपोर्टर्स। तो ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की है। बेसिकली इसमें लिक्विडिटी इंडियन एक्सपोर्टर्स को देने के लिए है कि ऑब्वियसली देखो, जब उनके हाथ में पैसा होगा तभी वो ग्लोबल लेवल पर इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ में इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनसे कैसे उनको इक्वल फुटिंग पे उनके साथ कॉम्पीट कर पाएंगे जब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे। तो यही उसी के लिए ये इन्होंने लॉन्च की थी और इसे मैनेज करता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें 100% क्रेडिट गारंटी मिलती है टू लेंडर्स। तो इससे क्या होता है कि वो ना लेंडर्स को, देखो लेंडर्स क्या हैं, बैंक्स हैं। अगर बैंक्स को रहेगा कि नहीं मेरा तो पैसा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो वो ऑब्वियसली हिचकिचाएंगे ना, हम नहीं लोन देते। लेकिन जब सरकार से कवर मिल जाता है ना, तो आपको एक वो संतुष्टि हो जाती है, हाँ मेरा पैसा नहीं जाएगा, मेरा रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट कम है। तो इसीलिए कि इस बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो एक्सपोर्टर्स को लोन दे, ये स्कीम आई और 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है। और इसमें क्वांटम क्या है सपोर्ट का? जो एक्सपोर्टर्स हैं वो देखिए लोन तो अवेलेबल है ही उनको, लेकिन एडिशनल कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन उन्हें मिलता है अप टू 20% ऑफ देयर एग्जिस्टिंग सैंक्शन एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट्स। तो इसके अंतर्गत मानिए उनका कोई भी और लोन चल रहा है, कुछ भी है, कोलेटरलाइज्ड है, एनीथिंग इज़ देयर, लेकिन वो क्या कर सकते हैं स्कीम के अंतर्गत, उन्हें एडिशनल कोलेट्रल फ्री लोन, यानी इस स्कीम में कोई भी कोलेट्रल उनको देने की ज़रूरत नहीं है। और लोन वर्किंग कैपिटल, देखो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मुझे डे टू डे बिजनेस के लिए खर्चे निकालने के लिए ज़रूरी है। और टर्म लोन्स वो होते हैं जो आपके लंबे टाइम के लिए चलते हैं, तो वो भी मिल सकते हैं अप टू 20% ऑफ देयर एग्जिस्टिंग सैंक्शन एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट्स। लोन मैक्सिमम लोन का अमाउंट है वो 50 करोड़ कैप्ड है पर बोरोवर। और इंटरेस्ट रेट्स पर भी कंसेशन है, तो 1% का कंसेशन है बिलो द एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल रेट। और सीलिंग है लेकिन इस पर 10% पर एनम फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड 14% पर एनम फॉर NBFCs। मतलब ये सीलिंग है, ऊपर का अमाउंट उन्होंने दे दिया है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। और टेन्योर जो है वो 4 इयर्स के लिए फिक्स्ड है, जिसमें 1 ईयर उनको मॉरेटोरियम मिलेगा ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट। मतलब इंटरेस्ट देना होगा लेकिन प्रिंसिपल उन्हें 1 साल के लिए नहीं देना है। एलिजिबिलिटी कौन कौन है इसमें एलिजिबल है? पहले तो देखो अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अकाउंट्स आपको पता है ना, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, ये तरह के होते हैं। स्टैंडर्ड वो खाता होता है, वो लोन होता है जिसकी किस्तें आपकी प्रॉपरली आ रही हैं। सो डायरेक्ट एक्सपोर्टर जो MSME होते हैं उनको 5% का मिलेगा ऑफ देयर टर्नओवर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। एंड डायरेक्ट एक्सपोर्टर जो नॉन MSME है उनको मिनिमम 20% का मिलेगा ऑफ टर्नओवर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। और कोई इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है MSME में तो उनको मिलेगा एटलीस्ट 30% ऑफ टर्नओवर टू एलिजिबल डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स, इतना उन्हें मिल सकता है। चलिए अब हम जनसमत पोर्टल के थ्रू भी एफिशिएंसी में क्या बेनिफिट आया है वो देख लेते हैं। तो देखो ऑब्वियसली जनसमत पोर्टल के थ्रू पेपरलेस एप्लीकेशन हो जाती है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। और ऑलरेडी ना आपका इसमें UIDAI सबसे लिंक्ड है, आपका ना सारी वेरिफिकेशन वहीं पर हो जाती है। और एक बार अगर लेंडर ने आपकी पूरी प्रोफाइल देखी, आपने अपने पूरे वहाँ पर चढ़ाए हैं डॉक्यूमेंट सब कुछ, तो उसके बाद लेंडर जो है
वो लोन को सैंक्शन कर देते हैं जनसमर्थ पे। डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली, जो हमने पीछे ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी ना, उनके पास, कॉरपोरेशन के पास पहुंच जाता है कि वो, जिससे वो गारंटी को इशू कर सके। और कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस और गारंटी फ़ीस नहीं है आपके जनसमर्थ पोर्टल के थ्रू। ये जो स्कीम है आपकी 31 मार्च 2026 तक ओपन है, और या जब तक पूरा जितना कॉर्पस है ना, इसको 20,000 करोड़ रुपीज़ का अलॉट हुआ था, वो जब तक नहीं आपका कवर इशू हो जाता। नेक्स्ट है PFRDA इंट्रोड्यूसेस पॉलिसी रिफॉर्म्स टू प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ NPS। देखो NPS में ऑब्वियसली और ये लोग चेंजेस लाते रहते हैं, तो देखते हैं कि पेंशन इकोसिस्टम में इन्होंने और क्या क्या चेंजेस लाए हैं जिसको ये NPS को और बेटर बना सके। तो सबसे पहले बैंक पार्टिसिपेशन को देखो ईजी कर दिया गया है। जो भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स है ना, वो अब क्या है, इंडिपेंडेंटली स्पॉन्सर कर सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं अपने पेंशन फंड्स। पहले अलाउड नहीं था, लेकिन अब उन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप अपने, आपने सुना होगा ना, हर SBI पेंशन फंड है, HDFC पेंशन फंड है, ऐसे ही अब हर स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, PNB, BOI बैंक, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, एनी वन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, दे कैन ओपन इट। इससे पहले क्या होता था कि बैंक पे ना रेगुलेटरी कॉन्स्ट्रेंट्स होती थी कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बहुत सारे उन पे चेक्स थे, बहुत कुछ था, लेकिन अब उन्होंने इसे बहुत इजी कर दिया है। इसके साथ साथ NPS ट्रस्ट बोर्ड भी बनाया गया है, और अभी इसके जो चेयरपर्सन है वो किसे अपॉइंट किया गया है, जो फॉर्मर SBI चेयरमैन श्री दिनेश कुमार खराजी रह चुके हैं, तो अब उन्हें चेयरपर्सन NPS ट्रस्ट बोर्ड का अपॉइंट किया गया है। इसके साथ साथ एसोसिएशन ऑफ NPS इंटरमीडियरीज भी बनाई गई है। सो अ पोर्शन ऑफ एनुअल रेगुलेटरी फी विल नाउ बी पास टू दी ANI टू फंड कोऑर्डिनेटेड अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव्स। तो इन्हें दिया जाएगा ये फ़ी का अमाउंट। देन फी स्ट्रक्चर को भी रिवाइज किया गया है, और ये जो फी स्ट्रक्चर है कि आपका April 1st 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा। इंटरनेशनल बेंचमार्क से अलाइन करते हुए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ़ी, जो ये क्या होती है, IMF जिसे हम बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ़ी, ये वो फ़ी होती है विच इज़ चार्ज बाय फंड्स टू मैनेज योर मनी। तो अगर मैंने देखो किसी भी फंड में पैसे डाले हैं, पेंशन फंड में, तो वो मुझसे ऑब्वियसली फ़ीस चार्ज करेंगे। वो पैसा लगा रहे हैं, मुझे उस पर ऑब्वियसली इनकम अर्न करके दे रहे हैं, तो उसका वो फ़ी चार्ज करते हैं। अब इसे उन्होंने स्लैब बेस्ड कर दिया है, ठीक है, फॉर नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स। कोई भी ये, अब जो भी मैनेजमेंट फर्म है ना, उनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है उसके हिसाब से वो IMF चार्ज करेंगे। अगर उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 25,000 करोड़ तक का है तो 0.12% रहेगा, ठीक है। और जो अगर 25,000 से 50,000 करोड़ का है तो 0.08%, 50,000 से 1,50,000 करोड़ का है तो 0.06%, एंड 1,50,000 करोड़ तक का है तो 0.0, उससे ऊपर है तो 0.04% उनका फ़ी रहेगा। इसके साथ साथ एग्जिट और विड्रॉल में भी बहुत रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इससे पहले देखो थोड़ा मुश्किल होता था कि NPS से आप पैसे निकाल सकते हो, कितना परसेंटेज निकाल सकते हो, उसमें भी काफ़ी चेंजेस NPS में किए गए हैं। 80% लमसम विड्रॉल, जो भी नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स हैं जिनका अमाउंट जो है ना कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है NPS में 12 लाख से ज़्यादा है, द मैंडेटरी एन्यूटी परचेज हैज़ बीन स्लैश्ड फ्रॉम 40% टू 20%। तो ये क्या था कि पहले उनको ना, जब भी पैसा वो निकलवाते हैं, जब भी उनकी रिटायरमेंट होती है, तो वो 40% आपको एन्यूटी में डालना होता, 60% मिलता था। अब क्या है, अब 20% वो उन्हें सिर्फ एन्यूटी में डालना है, 80% उन्हें मिल जाएगा। देन 100% विड्रॉल फॉर स्मॉल सेविंग्स। तो अगर कोई भी आपको अमाउंट निकलवाना है, आपकी 60 एज हो चुकी है, पहले क्या होता था कि सिर्फ 5 लाख तक अगर आपका NPS में ना, आप पूरा विड्रॉ कर सकते हो, आपको कोई एन्यूटी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसको भी स्लैब को उन्होंने 8 लाख कर दिया। अगर आपका अमाउंट 8 लाख तक है तो आप 100% NPS से पैसा अपना निकाल सकते हो एट एज 60। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स जो हैं अब NPS में पहले 75 तक इन्वेस्ट कर सकते थे, अब उसको भी बढ़ा के 85 तक कर दिया गया है। आप 85 की एज तक इन्वेस्ट कर सकते हो NPS में। NPS को फर्स्ट टाइम एज कोलेट्रल भी यूज़ कर सकते हो लोन्स लेने के लिए। सब्सक्राइबर्स जो हैं NPS अकाउंट को प्लेज करके उस
एज कोलेटरल रख के रेगुलेटेड बैंक से अमाउंट ले सकते हैं, और ये अमाउंट कितना है 25% ऑफ देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सिर्फ उनके एम्प्लॉयर का नहीं, ओनली एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन, सो एक नया पेंशन लाइक फीचर इन्होंने इसमें डाला है, दैट आप क्या है कि आप अपने यूनिट्स को धीरे धीरे करके विड्रॉ कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये मिनिमम 6 ईयर्स इन्होंने रखा है। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज न्यू ईयर्स गिफ्ट टू द नेशन। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ला दी गई है, जो कि कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट करेगी, गुवाहाटी में कामाख्या से टू हावड़ा कोलकाता, तो इसके बीच में ये ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट इज NHAI's राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिसीव्स AAA रेटिंग फ्रॉम केयर रेटिंग्स। तो आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में बात की थी इस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, काफ़ी डिटेल में हमने बात की थी। तो अब इन्हें AAA रेटिंग मिल गई है, और AAA का मतलब होता है स्टेबल रेटिंग। इसका मतलब है कि बहुत हाई क्रेडिट वर्दीनेस है, मतलब कि जो ये फर्म है इनका, आप अगर इन्हें पैसे दोगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। एंड स्टेबल आउटलुक दिया गया है कि ये जो है आपकी जो फर्म रहेगी ये मीडियम टर्म में स्टेबल इसको रहने के चांसेस हैं। और क्यों रहेगी, क्योंकि देखो टोल कलेक्शंस के थ्रू उन्होंने पेमेंट करनी है, टोल कलेक्शंस होंगे ही होंगे। सो नियर टू मीडियम टर्म इनको कंसिस्टेंट ही माना गया है कि ये जो है कंसिस्टेंटली जो भी इन्होंने कहा है, जो भी इनकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है उसे ये पूरा करेंगे। अब इन्हें इतनी अच्छी रेटिंग कैसे मिल गई, देखो अभी तो ये इसको उन्होंने लॉन्च किया है, अभी से कैसे मिल गई, देखो स्पॉन्सर जो है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब NHAI स्पॉन्सर है, NHAI का बहुत अच्छा देखो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इस वजह से भी इन्हें अच्छी रेटिंग मिली है। एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट का एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ही इसे लॉन्च किया गया है, तो वहाँ से भी इसको अच्छी बैकिंग मिली है। नेक्स्ट इज ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड पीपरावाहा रेलिक्स रिलेटेड टू भगवान बुद्धा एट द राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। तो ये आपकी अभी एक्सपोजिशन कंडक्ट हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे पीपरावाहा रेलिक्स क्या है, क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा आजकल ये न्यूज़ में है, इवन कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही इसे इनॉग्रेट किया था एक्सपोजिशन को। सो ये जो आपके रेलिक्स है ना, ये मोस्ट ऑथेंटिक और सिग्निफिकेंट रिमेन्स माने जाते हैं सिद्धार्थ गौतम जी के, या जिन्हें भगवान बुद्धा जी भी कहा जाता है। इन्हें 1898 में ढूंढा गया था। किसने डिस्कवर किया था, विलियम क्लैक्सटन पेपे, जो कि एक ब्रिटिश एस्टेट मैनेजर हैं, उन्हें ये मिला था। और कहाँ से मिला था, पीपरावाहा में एक स्तूपा से। पीपरावाहा सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है आपका। सो वहाँ पर उनको ये मिला था, और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसी जगह को एशियंट सिटी ऑफ कपिला वस्तु बोला है, विच इज़ द चाइल्डहुड होम ऑफ द बुद्धा जी। अब इसके साथ साथ देखो और भी उन्हें चीज़ें मिली थी, क्या क्या उन्हें वहाँ से मिला है। सो एक है सोपस्टोन कास्केट फाउंड कंटेन्ड अ ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन। सो अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए, इट आइडेंटिफाइड द कंटेंट्स एज द बोन रेलिक्स ऑफ द बुद्धा एनश्राइंड बाय हिज ओन साक्या क्लैन। तो ये उनको जो कास्केट मिले थे, उस ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन थी, उनको जब उन्होंने ट्रांसलेट किया तो उन्हें ये मिला कि ये बोन रेलिक्स हैं ऑफ बुद्धा जी। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये तो चलो उन्हें मिल गए। अब ना इसको उन्होंने 3 पोर्शंस में बांटा। तो पहला जो पोर्शन था ना, वो किंग ऑफ सियाम थाईलैंड, जो पहले पुराने टाइम में बोला जाता था, उनको दे दिया। देन पोर्शन 2 जो था उसे इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखा गया। पोर्शन 3 जो था उसे इंग्लैंड लेके जाया गया बाय दी पेपे फैमिली, वही जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। अब 2025 में जो पेपे फैमिली है ना, उनका जो पोर्शन था, यानी कि जो पोर्शन 3 है, इंक्लूडिंग योर रेयर जेम रेलिक्स एंड ऑर्नामेंट्स, तो वो क्या था, वो हांगकांग में ऑक्शन होने वाले थे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देखो इंटरवेंशन की, उन्होंने कहा नहीं हमारी धरोहर है, हमें वापस लानी चाहिए। तो उन्होंने विद सपोर्ट फ्रॉम गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ग्रुप वो इस रेलिक्स को इंडिया में वापस लेकर आए, और इसी एक्सपोजिशन में उनको ही दिखा रहा है, और ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। सो ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखो ये जो रेलिक्स है ना, दे आर बिलीव टू बी पार्ट ऑफ द ओरिजिनल 1/8 शेयर ऑफ द बुद्धास मोर्टल रिमेन्स गिवन टू द साक्यास इमीडिएटली आफ्टर हिज महापर निर्वाणा इन कुशीनगर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके रेलिक्स।
Next is Union Minister Dr. Jitendra Singh Ji inaugurates the world's second National Environmental Standard Laboratory and the world's fifth National Primary Standard Facility for Solar Cell Calibration. तो वर्ल्ड की सेकंड सबसे पहले नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली देखो यूनाइटेड किंगडम में ओपन हुई है, अब उसकी दूसरी अब उसके बाद इंडिया में आपकी हुई है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका लेबोरेटरी का? रिलायबल इंडिया स्पेसिफिक कैलिब्रेशन एंड सर्टिफिकेशन फॉर एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स। इससे पहले देखो क्या होता था, कोई भी एयर क्वालिटी सेंसर्स है ना जो भी हम इंडिया में यूज़ करते थे वो यूरोप या यूएसए से सर्टिफाई होकर आते थे। अब देखो वहाँ से सर्टिफाई होकर आएंगे, अच्छा, और वो लोग तो सर्टिफाई अपने हिसाब से करेंगे ना, लेकिन इंडिया की कंडीशंस क्या हैं, इंडिया में ह्यूमिडिटी कितनी है, उस हिसाब से सर्टिफाई होना ज़रूरी था। तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू जो भी डेटा है वो एक्यूरेट है, ट्रेसेबल है, वो सब हम इसके थ्रू देख सकेंगे। और इसके अंतर्गत इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा कि ये जो भी इक्विपमेंट है इसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाए। और इसके बाद वर्ल्ड की फिफ्थ नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन इंडिया में ओपन हुई है। सो फिफ्थ फैसिलिटी है, इससे पहले यूएसए, जर्मनी, जापान और चाइना में ये फैसिलिटी है और अब फाइनली इंडिया में आई है। इसे पीटीबी जर्मनी के साथ डेवलप किया गया है मिलके, और ये एक लेज़र बेस्ड डिफरेंशियल स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सिविटी सिस्टम को यूज़ करती है। सो अब ऑब्वियसली इसमें सोलर सेल्स को कैलिब्रेट किया जाएगा एंड ये जो है आपकी फैसिलिटी ये कैलिब्रेशन अनसर्टेनिटी ऑफ जस्ट 3.35% अचीव करती है, विच इज़ करेंटली अमंग द लोएस्ट इन दी वर्ल्ड। मतलब इसको बहुत अच्छा माना जाता है कैलिब्रेशन में। एंड इससे क्या होगा, देखो हाई प्रिसीशन तो बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि एरर सोलर सेल की एफिशिएंसी में हो ही ना, क्योंकि कोई भी एरर रहेगा तो उससे क्या है, दिक्कत ही होगी ना। तो इसके लिए ये लेबोरेटरी बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा भी एरर रहता है ना तो आपका इतने बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस होते हैं सोलर सेल्स की, इतना एक भी सेल में दिक्कत आई ना तो मतलब समझ लो ना कितने बड़े लेवल पर दिक्कत आएगी। अब जब इसके बाद ये आपका फैसिलिटी ओपन होने से इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि उनको सोलर डेवलपर्स इन्वेस्ट जो भी हैं एक्यूरेट डेटा मिल रहा है या नहीं, क्वालिटी ठीक है या नहीं है, तो उसमें बहुत आपको हेल्प रहेगा इस फैसिलिटी की वजह से। नेक्स्ट इज ईयर एंडर 2025 मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन सहकार से समृद्धि। तो चलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का भी हम देख लेते हैं। हमने ईयर एंडर काफ़ी आपकी मिनिस्ट्रीज़ के पिछली क्लास में भी किए थे। सो इससे क्या होता है, देखो एक रिवीजन हो जाती है आपकी कि पिछले पूरे साल में एक हाइलाइट्स आपको मिल जाते हैं। सो 2025 आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स था, ये हमने पढ़ा भी था। सो थीम क्या थी इसकी, कॉपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। आपकी नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी 2025 अगस्त में लॉन्च भी की गई, ये भी हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। एंड इसमें क्या बेसिकली आपका पॉलिसी में एम है टू इंक्रीज जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय कॉपरेटिव्स बाय 3 times बाय 2034। इसके साथ साथ त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्टोन भी लेड की गई आपकी आनंद गुजरात में। देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया आपका पैक्स का। सो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, सो इनका पूरा कंप्यूटराइजेशन किया गया है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। सो ई पैक्स का माइलस्टोन आपका 17,168 पैक्स जो हैं एज ऑफ अक्टूबर 2025 उनको ई स्टेटस दे दिया गया है। एंड दिसंबर 2025 तक ये नंबर आपका 32,000 पैक्स हो गए जो फुली डिजिटल हो चुकी हैं। ऑनलाइन ऑडिट्स भी किए जा रहे हैं अब पैक्स के, जिससे आपका ट्रांसपेरेंसी आए, करप्शन रिड्यूस हो। और कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं उनके थ्रू भी आपके जो पैक्स है ना उनके थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स वाली सारी बेनिफिट्स भी पहुंचाई जा रही है। इसके साथ साथ मल्टीपर्पज़ एक्सपेंशन एंड स्टोरेज पे भी देख लेते हैं। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है। सो एज ऑफ December 30, 2025 500 MT to 2000 MT गोडाउन्स हैव बीन completed in over 112 पैक्स। तो ये भी देखिए इसमें भी काफ़ी काम हो रहा है। And 59 packs successfully commissioned retail petrol diesel outlets after being converted from bulk consumer licenses. और 32,000 new multi-purpose packs, dairy and fishery cooperative societies were registered in 2025.
5। सो देखो एम क्या है पॉलिसी के अंदर कि 1 कोऑपरेटिव इन एवरी पंचायत, तो उसके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी तो नंबर कम है, एवरी पंचायत तक आने में तो हमें अभी टाइम लगेगा। तो देखिए इतना आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक मोटा मोटा फिगर अपने उसमें याद रखिए, जैसे कि 32,000 पैक्स आपके 2025 में रजिस्टर हुए, मेन इसमें से याद रखिए। या फिर पॉलिसी क्या चाहती है कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन आपके कॉपरेटिव से बढ़ जाए बाय 3 टाइम्स बाय 2034, ऐसी चीज़ें आप याद रखिए। सो फाइनेंशियल टैक्स रिफॉर्म्स भी देख लेते हैं कॉपरेटिव्स के लिए क्या क्या लेकर आए वो। सरचार्ज में रिडक्शन किया गया है। सो जिन भी कॉपरेटिव्स की इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है उनके लिए सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है। मैट यानी कि जो आपका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है कॉपरेटिव्स के लिए, उसे भी 18.5% से 15% किया गया है, कॉर्पोरेट रेट पर ही लाया गया है। देन कैश ट्रांजैक्शन रिलीफ्स, सो जो भी कैश डिपॉजिट्स या पेमेंट्स होती है पैक्स द्वारा, उसे 20,000 से 2 लाख पर मेंबर कर दिया गया है लिमिट को। चलिए नेक्स्ट है नीति आयोग लॉन्चेस 5th एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली। तो ये उन्होंने 5th एडिशन लॉन्च किया है और ये कौन से पीरियड के लिए है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी कि अप्रैल टू जून 2025 के लिए उन्होंने ये निकाली है। इसे नीति आयोग मेंबर डॉक्टर अरविंद वीरमनी जी ने लॉन्च किया है। रिपोर्ट जो है वो हाईलाइट करती है कि इंडिया का जो टोटल ट्रेड, टोटल जब भी हम बात करें मर्केंडाइज एंड सर्विसेज दोनों की बात होती है, वो $439 बिलियन रहा था आपके Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, और 3.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिला है। अब हम इसको देख लेते हैं रिपोर्ट में उन्होंने और क्या क्या कहा। देखो ये रिपोर्ट्स आपके लिए ज़रूरी होती हैं, आपको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में आपके ऑटोमोटिव सेक्टर का इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है, क्योंकि इसे क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना गया है कि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में यहीं पे ग्रोथ देखी गई है। ग्लोबल ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो $2.2 ट्रिलियन की है, और इंडिया अभी इसमें 1.4% यानी कि $30 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। अभी बहुत कम है, अगर हम जाना चाहें तो हमारे पास बहुत अभी वो है ना कि पूरा सागर पड़ा है। India has shown high competitiveness in auto components, motorcycles and tractors. एंड इंडिया के जो ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स हैं वो नियरली डबल हुए हैं लास्ट डिकेड में, $16.9 बिलियन रहे हैं आपके 2024 में। तो क्यूमुलेटिव एनुअल उन्होंने ग्रोथ रेट आपका 7% का वो दिखा रहे हैं, ग्लोबल एवरेज 3% है, हम दिखा रहे हैं 7% का। तो एक बहुत अच्छी हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना ग्लोबल मार्केट शेयर को यहाँ पे बढ़ाएं। देखो जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स होती है ना, वो सिर्फ नंबर्स नहीं बताती, वो ये भी बताती है कि कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। और क्या उनकी की फाइंडिंग्स रही हैं कि हमारे जो ट्रेड हैं उसमें बहुत स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स आए हैं। राइज ऑफ टेक इंसेंटिव एक्सपोर्ट्स वो आपके बड़े हैं। वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मीडियम हाई एंड high technology goods, indicating that Indian manufacturing is moving up the value chain. Obviously हम लोग हाई टेक्नोलॉजी गुड्स की तरफ जा रहे हैं। और सर्विसेज जो है वही, देखो सर्विसेज तो मैं आपको जब भी कोई भी हम लोग बात करते हैं ना ट्रेड के बारे में, सर्विसेज एक वो होता है ना हमारी नैया को पार लगा रहा है, बचा रहा है। सर्विसेज सेक्टर जो है वो प्राइमरी स्टेबलाइजर है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं 10% से आपके Q1 में ग्रीव हुए हैं, और वहाँ पर आपको सरप्लस आता है $48 बिलियन का। ऑब्वियसली मर्केंडाइज में डेफिसिट है और हम लोग वहाँ पे सरप्लस में रहते हैं, और ओवरऑल हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है। देन ट्रेड विद FTA पार्टनर्स, तो FTA देखिए काफ़ी कंट्रीज़ के साथ है, काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हम कर भी रहे हैं, ओमान के साथ अभी हमारा रिसेंटली हुआ है। मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट आपका FTA पार्टनर्स के साथ 59% जंप हुआ है, और अमाउंट में ये कितना है $26.7 बिलियन। तो ये बहुत कंसर्न की बात है, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। 59% जंप होना मतलब कि वहाँ से तो हम सामान ज़्यादा ले रहे हैं, पर यहाँ से मर्केंडाइज उतनी नहीं एक्सपोर्ट हो पा रही है। एक्सपोर्ट FTA पार्टनर्स को 9% से गिरा है ड्यू टू स्लो डाउन इन एशियन मार्केट। एंड नीति आयोग ने इसमें भी रिकमेंडेशन की है
कि डीपर वैल्यू चेन इंटीग्रेशन एंड इम्प्रूविंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स टू बेटर यूटिलाइज दीज ट्रेड डील्स। समरी देख लेते हैं चलिए हम अब। टोटल एक्सपोर्ट्स $209 बिलियन के रहे हैं, 3.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है। टोटल इम्पोर्ट्स $230 बिलियन के रहे हैं, उसमें भी 3.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है। ट्रेड डेफिसिट आपका इससे आता है $121 बिलियन का। और सर्विसेज में सरप्लस देखा गया है, वो कितने का है, $48 बिलियन का है, और उसमें 10% का ग्रोथ देखा गया है। इसके साथ साथ उन्होंने पॉलिसी प्रायोरिटीज़ बताई हैं 2026 के लिए कि अब हम कैसे इसे और बेटर कर सकते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करिए, ऑब्वियसली क्वालिटी बेटर होगी तभी तो फॉरेन आप अब्रॉड जाके बाकी मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव रहोगे, लोग आपका वो पसंद करेंगे गुड्स को। मार्केट डाइवर्सिफाई करो, सो ट्रेडिशनल मार्केट्स को छोड़ के हाई ग्रोथ रीजन्स में जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दो जिससे आप कॉस्टिंग को कम कर सको। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, आप एआई को लेकर आओ। देन फॉरवर्ड लैंग्वेज लिंकेजेस पर फोकस करो, स्ट्रॉन्गर टाइज बनाओ विद ग्लोबल ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन्स। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इनवाइट्स पब्लिक कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2025। देखो ड्राफ्ट है, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताती हूँ कि ड्राफ्ट जब तक आता है वो ये होता है कि उन्होंने एक ड्राफ्ट लिखा है, उसमें लोगों को कहा है कि आप सजेशंस बताइए, सजेशंस के हिसाब से वो उसे और इम्प्रूव करती है सरकार। तो ड्राफ्ट है, हम ड्राफ्ट में देख लेते हैं उन्होंने अभी क्या बात की है। सबसे पहले ये जो नया बिल आ रहा है ना, ये इससे पहले 57 साल पुराना इंसेक्टिसाइड्स एक्ट है जो 1968 में आया था, और इंसेक्टिसाइड रूल्स है 1971, इन्हें आपके रिप्लेस करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? डीक्रिमिनलाइजेशन, ऑब्वियसली देखो आप देख रहे होगे जितने भी बिल्स आ रहे हैं ना, जो छोटे छोटे हैं ना पेटी ऑफेंसेस होते हैं, उन पर वो चाहते हैं कि उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए, उसमें मॉनेटरी पेनल्टीज बस लगाई जाए, और ऐसे लंबे लंबे केसेस ना चले। क्यों किया जा रहा है? जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सके। देन फार्मर प्रोटेक्शन को भी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है कि कोई भी फेक पेस्टिसाइड उनको ना दिया जाए, सब स्टैंडर्ड, जिससे उनका क्रॉप का डैमेज हो जाए, उस पर भी इस पर ध्यान दिया जाएगा। देन रिस्क बेस्ड अप्रोच। सो पहले क्या होता था, पहले ना सिर्फ पहले वाले जितने भी आपके एक्ट्स हैं उनमें है कि ठीक है प्रोडक्ट को ऐसे बनाओ, ऐसे करो। अब पूरे लाइफ साइकिल पर ध्यान दिया जाएगा, उसका स्टोरेज भी ठीक से होना चाहिए, ह्यूमंस को भी नहीं रिस्क होना चाहिए, एनिमल्स को भी नहीं, एनवायरनमेंट, सबके ऊपर अब इस बिल में फोकस किया जाएगा। फीचर्स देख लेते हैं अब इस बिल के। एक नया रेगुलेटरी आर्किटेक्चर बनाया जाएगा, 2 टियर सिस्टम रहेगा, एक सेंट्रल पेस्टिसाइड्स बोर्ड बनाया जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाई जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस, देखो हर चीज़ तो डिजिटल मूव हो ही रही है। डिसीजंस आपके टाइम बाउंड लिए जाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन कमेटी है उन्हें एप्लीकेशंस पर डिसाइड करना है 12 से 18 महीनों के बीच में। अगर कोई जेनरिक पेस्टिसाइड है उस पर उन्होंने नहीं लिया ना ये प्रेस्क्राइब टाइम में डिसीजन, तो उसे डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। आपने लिया नहीं लिया वो हो गया रजिस्टर। देन ट्रेसेबिलिटी को मैंडेटरी किया गया है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो पेस्टिसाइड के बैचेस होंगे, हर चीज़ उसकी पूरी सप्लाई चेन को ट्रेस किया जा सकता है। एंड डिजिटल लाइसेंसिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई भी सेल्स करता है, वो जो लाइसेंसेस हैं वो सब ऑनलाइन आपके अब मैनेज किए जाएंगे। इंस्पेक्टर राज को, डिलेज को, करप्शन को ख़त्म किया जाएगा। देन क्वालिटी एश्योरेंस और इन्फोर्समेंट में क्या है, एक्रेडिटेड लैब्स बनाई जाएंगी, उससे आपको मैंडेटरी एक्रेडिटेशन लेना है। और जो भी ऑफेंसेस अगर कोई भी होते हैं, सो अथॉरिटीज़ एट द स्टेट एंड यूटी लेवल विल बी एम्पावर्ड टू कंपाउंड माइनर वायलेशंस, छोटे छोटे उनके हाथ में दे दिए हैं कि आप उसको सेटल कर लीजिए। आप कोई भी मॉनेटरी पेनल्टीज़ लगा सकते हैं, हायर लेवल की लगाइए, वो आपके ऊपर है। लेंथी कोर्ट केसेस की जगह ये चीज़ अपनाई जाएगी जिससे जल्दी से जल्दी चीज़ को सेटल किया जा सके। एंड पेनल्टीज़ को एनहांस किया गया है, कोई भी सीरियस वायलेशन होता है उस पर बहुत हायर फाइन्स लगेंगे, और अगर वो लीथल है या फिर बिल्कुल ही सीरियस है तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी आपकी होगी, उसको क्रिमिनल केस ही माना जाएगा। देन एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट्स को पेस्टिसाइड पॉइजनिंग जो है उसके केसेस को रिपोर्ट करना है एज अ पब्लिक हेल्थ इशू, उसको पूरा सर्विलेंस करना है, सेफली डिस्पोज ऑफ करना है एक्सपायर्ड पेस्टिसाइड्स को, और इनकरेज करना है बायो पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए।
नेक्स्ट इज फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 25-26। तो ये आपके आ गए हैं। देखो टाइम टाइम पे ना आपके एडवांस एस्टिमेट्स आते रहते हैं। तो ये उन्होंने फर्स्ट रिलीज़ किए हैं आपकी किसने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्होंने रियल जीडीपी का ग्रोथ बताया है। रियल होता है, नॉमिनल होता है, आपने क्लासेस में समझा होगा अपनी। सो रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, जो आपका एक्चुअली में प्रोडक्शन में आपके प्राइजेस की वजह से नहीं जो इंक्रीज़ हुआ होता, जो आपकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ होता है उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। सो वो 7.4% का माना जा रहा है फॉर द करंट फिजिकल ईयर। तो देखो ये पिछले फिजिकल ईयर में 24-25 में 6.5% था, और इस साल क्या उन्होंने एस्टिमेट किया है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 7.4% से हम ग्रो करेंगे। आप टेबल देख लीजिए, हम इस टेबल को एक बार स्टडी कर लेते हैं। रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। कांस्टेंट प्राइजेस का मतलब होता है कि आपके बेस ईयर जो होता है 2011-12 उसके पे, जो अगर मैंने चावल आज लिया 10 किलो और मैंने चावल लिया 11-12 में, तो जो 11-12 में रेट था ना, अगर मैंने उस तब 8 किलो लिया और 11-12 में जो रेट था, फॉर एग्जांपल हम 100 रुपये मान लेते हैं, तो 8 × 100 800। तो आज भी मैं वो जो 10 किलो है ना उसको 11-12 के ही रेट से मल्टीप्लाई करूँगी, तभी मुझे वो एक्चुअल इंक्रीज़ पता चलेगा ना। तो वो कितना हुआ 10 किलो का, 1000 रुपया, 10 × 100। तो यानी कि वो जो 200 रुपये है ना, वो मेरी जीडीपी में एक्चुअल रियल जीडीपी इंक्रीज़ है। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत आपको सिर्फ हल्के में समझाया है, आपने क्लासेस में, इकोनॉमिक्स की क्लासेस में समझा होगा। सो रियल जीडीपी आपका जो एस्टिमेटेड है 25-26 के लिए, देखो एस्टिमेटेड कब होता है, जब आप किसी फ्यूचर की चीज़ को लगाते हो, क्योंकि अभी 25-26 ख़त्म नहीं हुआ ना, तो ये एस्टिमेटेड है। 24-25 का प्रोविजनल है, क्योंकि अभी उसमें अपडेशंस देखो होती रहती हैं, वो अभी प्रोविजनल निकाला है, एक्चुअल उसका भी उन्होंने नहीं दिया है। सो रियल जीडीपी एस्टिमेटेड है 201.90 लाख रुपीज़ का, और ये 24-25 में 187.97 लाख था। तो 7.40% का इंक्रीज़ माना जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी रहेगी। और जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल कब बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जब हम आज के जो प्राइजेज़ हैं, जिस साल में आपके जो प्रोडक्शन हुई है उस साल के प्राइजेस से जब मल्टीप्लाई करते हैं, वो नॉमिनल जीडीपी हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें देखो इन्फ्लेशन, जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसका भी इफेक्ट आ जाता है ना, तभी उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी में 8% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है। रियल जीवीए यानी कि रियल ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइजेस, इसमें आपका 7.3% का ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड है। और पर कैपिटा जीडीपी, ये क्या होता है, जितना हमारा पॉपुलेशन है ना उससे आपके जीडीपी को डिवाइड किया जाता है, तो इसमें उसमें आपका 6.50% का ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड है। चलिए सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जीवीए यानी कि आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट कांस्टेंट प्राइजेस। सो टर्शरी सेक्टर यानी कि आपका सर्विस सेक्टर, ऑब्वियसली वो ग्रोथ इंजन रहा है। सर्विस सेक्टर तो हर जगह आपका ग्रोथ इंजन है। सो उसको 9.1% ओवरऑल वो आपका प्रोजेक्टेड है कि इसकी में 9.1% का ग्रोथ आ रहा है। उसमें भी आपका सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में 9.9% का देखा गया है। पब्लिक एडमिन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज में 9.9% का प्रोजेक्टेड है। और ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में 7.5% का प्रोजेक्टेड है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जिसे हम इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर हो गया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में 7% का आपका ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड है। एंड कंस्ट्रक्शन में 7%, यूटिलिटीज़ में आपका 2.1% का। अब एग्रीकल्चर सेक्टर भी देख लेते हैं। देखो ये जो 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यही तीनों सेक्टर्स आपके मिला के जीडीपी बनाते हैं। और प्राइमरी में अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में 3.1% का ग्रोथ आपका प्रोजेक्टेड है। एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग में कॉन्ट्रैक्शन है 0.7% की। तो आप देख रहे हो कि प्राइमरी कहीं ना कहीं सबसे लोएस्ट है और आपका टर्शरी सबसे हाईएस्ट है। अगर हम डिमांड साइड की बात करें ना, अब ये जो था ना, ये आपका प्रोडक्शन साइड था, आपका टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, या सप्लाई साइड जिसे हम बोलते हैं। डिमांड साइड यानी कि कंज्यूमर्स, आप और मेरे जैसे लोग जो इसे कंज्यूम करते हैं,
तो उस साइड से भी अगर हम देख लेते हैं, दो तरीके होते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के। एक होता है आपका सप्लाई साइड की सारी चीज़ें ऐड कर दो, एक होता है डिमांड साइड की सारी चीज़ें ऐड कर दो। डिमांड साइड में जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जैसे कि जो घर हाउस होल्ड स्पेंडिंग हम करते हैं किसी भी चीज़ पे, खाने पीने के ड्यूरेबल्स हर चीज़, वो लार्जेस्ट कंपोनेंट रहता है जीडीपी का 56.3%, और ये एस्टिमेटेड है 7% पर ये ग्रो होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें आपका बेसिकली क्या आता है, जीएफ सीएफ में आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज़ हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल की बात हो गई ना, वो सब आता है। सो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और इसका प्रोजेक्शन कितना है ग्रोथ का, 7.8%। एंड फाइनली और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है, जैसे कि सब्सिडीज़ हो गई, ये सब क्या है, वो उनका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सो वो कितना है, वो 5.2% से एस्टिमेटेड है ग्रो होगा। चलिए, आपकी क्लास यहीं तक ही थी, और फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि आरबीआई ग्रेड बी ही नहीं, आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट बैच है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। आपकी बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलती है आशुतोष सर के साथ, सारा सिलेबस आपका कवर होगा, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और कोर्स देखिए, आपके दो वर्जन्स में आता है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड वर्जन आपका ऑनलाइन रहता है सारा, प्रो आपका ऑनलाइन, प्लस आपको आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 2 की बुक्स घर पर डिलीवर होती हैं। एंड आपका जो स्टैंडर्ड कोर्स है उस पर 55% ऑफ चल रहा है, आपको 11,000 की जगह 4,899 का है, तो जल्दी से ऑफ़र अवेल करिए। और जो आपका प्रो वर्जन है उस पर 60% ऑफ है, 25,000 की जगह वो आपको 8,499 का मिल रहा है। इसे लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गिवन है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ भी जानना चाहते हो कोर्स के बारे में, तो आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कीजिए और आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।